आज हम लोग एक डिजीज देखेंगे, डिप्थीरिया। ठीक है, जो एनसीईआरटी में नेम दिया हुआ है और उसके बारे में डिटेल, उसमें से एक डिजीज लेंगे, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया बेसिकली क्या है, कुछ पता है डिप्थीरिया के बारे में? सुना है? एक वैक्सीन लगती है सबको, डीपीटी की। डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटनस। एक मिनट। तो डिप्थीरिया बेसिकली क्या है? डिप्थीरिया के भी एरोसोल से होने वाला इन्फेक्शन है, और ये भी एक तरीके का हमारा जो सिम्टम दिखाएगा, उसमें आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी, और इनहेल करने में कुछ, इनगल्फ करने में कुछ दिक्कत आएगी, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे एक टॉन्सिल वाली जो जगह है अपनी, उसके ऊपर मतलब फेरेंस रीजन में हमें दिख रहा है एक मेम्ब्रेन बनती हुई दिख। तो डिप्थीरिया से क्वेश्चन आता है स्यूडो मेम्ब्रेन के बारे में। स्यूडो मेम्ब्रेन अभी टर्म आता है, तो देखते हैं स्यूडो मीन्स क्या है, फॉल्स। ठीक है, मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन फॉल्स क्यों है? ठीक, जो बता रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट तो देखना। ये मेम्ब्रेन फॉल्स क्यों है? क्योंकि ये हमारे टिश्यू को डैमेज करके मेम्ब्रेन फॉर्म में एक टॉन्सिल वगैरह फेरेंजियल एरिया में कवरिंग बना। क्लियर? तो दिस इज नॉट अ रियल मेम्ब्रेन, जस्ट टिश्यू के डैमेज होने से एक कोटिंग हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज अ स्यूडो मेम्ब्रेन। क्लियर? ये बात समझ में आई? तो डिप्थीरिया के केस में हम देख रहे हैं कि इट इज an adherent dense gray pseudomembrane covering the tonsil is classically seen in diphtheria। और ये भी एक टाइम में इससे भी काफी ज्यादा ये स्प्रेडिंग डिजीज थी, लेकिन अब जब जिस जिस चीज की वैक्सीन आ चुकी है, और जो तुम्हारा मेडिकल प्रिस्क्राइब सबका एक वैक्सीन चार्ट होता है, घर में होगा, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम टू टाइम पे वैक्सीन लगी, उसमें क्योंकि इसका वैक्सीन मेंशन है, और जिसका वैक्सीन लग गया है उसके चांसेस तो बहुत दिल के बराबर है कि लाइफ में आपको वो डिजीज हो। इसलिए हम लोग इस डिजीज से भी ओवरकम हो चुके हैं। डीपीटी वैक्सीन कौन से डिजीज के लिए है वो रिपीट करो। अभी आते हैं बेटा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस जिसको हम लोग वुफिंग कफ बोलते हैं, एंड टिटनस। ठीक है, द एरोबिक नॉन मोटाइल ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरियम। एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन चाहिए इसको, नॉन मोटाइल मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड होगा, ग्राम पॉजिटिव मतलब ग्राम स्ट्रेन में पॉजिटिव स्ट्रेन शो करेगा, बैसिलस मतलब रॉड शेप है, और बैक्टीरिया। तो इससे आपको क्या क्या मिल गया इस और आगे नाम भी देखते हैं, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थीरिया। ठीक है, मैंने बोला है तुम लोग को नाम बहुत टफ नहीं जाएगा, कि हर मैक्सिमम नाम के अंदर डिजीज छिपा हो। ठीक है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम सिर्फ आ गया तो तुम थोड़ा सोचना पड़े, डिप्थीरिया आ गया तो तुम क्लिक कर जाओगे, तो ऑब्वियसली जब टफ आएगा और मैच द कॉलम आएगा तो सिर्फ जीनस देके छोड़ दे। क्लियर? ठीक है, तो ध्यान में रखोगे तो एक लाइन में आपको 5 एमसीक्यू लगभग हो गए। एरोबिक है, नॉन मोटाइल है, ग्राम पॉजिटिव है, रॉड शेप है, एंड नेम इज कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। क्लियर? ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ एंडेमिक एंड एपिडेमिक डिजीज। एंडेमिक मीन्स एक पर्टिकुलर किसी एरिया में बहुत ससेप्टेबल एरिया हो गया कि उस एरिया की डिजीज है ये, तो दैट इज एंडेमिक। पहले भी बताया, एपिडेमिक मतलब एक ब्रॉडर एरिया में वो फैल गई, तो एपिडेमिक, पेंडेमिक से छोटा, एपिडेमिक। एंड इट वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन द 5th सेंचुरी। तो ये बहुत पुरानी एक आइडेंटिफाइड डिजीज थी, जो तो हिप्पोक्रेट्स जी की कहानी सुने हो, फादर ऑफ मेडिसिन बोल रहे हो, उन्होंने ही इसको आइडेंटिफाई किया। क्लियर है इंफॉर्मेशन? ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैसिलस बैक्टीरिया है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया है, और इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स। क्लियर? The disease is generally characterized by a local growth of the bacterium in the pharynx with pseudomembrane formation. And how this pseudomembrane formation takes place? जस्ट आप ऐसे समझो कि एक बैक्टीरिया है, वो टॉक्सिन रिलीज कर रहा है। अभी चार्ट देखते हैं इसकी। टॉक्सिन रिलीज करने से जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो हमारी स्किन है, इंटरनल जो लेयर है, उस पर ये पेनिट्रेट कर रहा है। एक बाइंडिंग पोर्शन है इसका, एक इन्फेक्टिंग पोर्शन है, और बाइंडिंग पोर्शन बाइंड करके
सेल के अंदर एंटर कर गया, उसके मैकेनिज्म को डिस्टर्ब कर रहा है और धीरे धीरे नियर बाय सारी टिश्यू लेयर जो है उसको डैमेज करके एक वहां पे मेम्ब्रेनस शीथ बन। क्लियर? तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिप्थीरिया इज एक्यूट एंड कम्युनिकेबल डिजीज, क्रोनिक डिजीज नहीं है, एक्यूट है, कम्युनिकेबल है मतलब ट्रांसमिट हो सकती है। प्राइमरीली इनफेक्ट द थ्रोट। अब देखो, हमेशा जो भी डिजीज रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आ रही है उसमें अपर और लोअर का ध्यान रखना, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्ट द थ्रोट, हमें पता है फेरिंग्स थ्रोट ये वाला एरिया है, तो प्राइमरी इन्फेक्शन इसमें अफेक्टेड क्या होगा, थ्रोट अफेक्टेड होगा। उसके बाद आपका लोअर तक नहीं जाएगा, यहीं पे पेनिट्रेट करके अगर ये टॉक्सिन ब्लड में चला गया तो फिर ये मल्टीपल ऑर्गन तक पहुंच सकता है। क्लियर? समझ में आया? Primarily infect the throat and the upper airways and produces a toxin which affect other organs. और कोई भी टॉक्सिन अगर आपका मूव करके जा रहा है तो वो एक्सोटॉक्सिन होगा, मूव कर रहा है ब्लड के थ्रू, वो चला गया, अब मूव करके डिफरेंट ऑर्गन में जाके अपना दिखा रहा है असर, उसके उससे क्या होगा बेटा, वो एक तरीके से तो मतलब अंदर इंटरनल अपने प्राइमरी प्लेस से वो मूव कर। क्लियर? समझ में आया? मैथिली बेटा कैमरा बंद करना। It is communicable for 2 to 6 weeks without antibiotic treatment. अगर एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट नहीं हुआ है तो अंदर ये इस तरीके से बढ़ता रहेगा, एक तरीके से 2 to 6 weeks में आप ऐसे हो जाओगे कि आपके सिम्टम भी दिखने लगेगा और आप इसको ट्रांसमिट भी करने लगेगा जो भी पर्सन अफेक्टेड हो। पीपल हु आर मोस्ट ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन आर दोज। अब देखो, जिसकी भी आपको वैक्सीन बनी हुई है उसके लिए ससेप्टेबल में एक पहला पॉइंट, हाँ बेटा कोई बात नहीं, वो स्क्रीन पे आ रहा था, मिनिमाइज नहीं हो रहा था इसलिए बोला। People who are most susceptible to infection are those who are not completely immunized. Completely immunized मतलब जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया, वो वैक्सीन चार्ट बना है तो कुछ साइंटिस्ट को रिसर्च के बाद वो चार्ट बनाई गई है। और ससेप्टेबल पहले कौन हो गया, जिनको वो वैक्सीन नहीं लगी, जो डीपीटी की वैक्सीन नहीं लगी तो उनको डिप्थीरिया हो सकता है। क्लियर? और हैव लो एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन वर्ड क्या हुआ, इनकी बॉडी से ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज कर रहे हैं, टॉक्सिन रिलीज करके मतलब एक्सोटॉक्सिन इन्होंने रिलीज किया और तब इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, एक मैंने बताया अगर बैक्टीरिया के सरफेस पे टॉक्सिन है दैट इज एंडोटॉक्सिन, एक उन्होंने रिलीज किया दैट इज एक्सोटॉक्सिन, तो रिलीज करके फिर वो डिजीज को मतलब फैला रहे हैं, अंदर सेल को टिश्यू को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी एंटी टॉक्सिक एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हमें पता है सबको कि जो एंटीजन के अगेंस्ट में वर्क कर रही है वो एंटीबॉडी। अब एक स्पेसिफिक टर्म आ गया एंटी टॉक्सिन एंटीबॉडी, जो टॉक्सिक ये रिलीज कर रहा है उसके अगेंस्ट में वर्क करने वाली हमारी इम्यून सिस्टम की एंटीबॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, वैक्सीन लेने के बाद भी नहीं की या वैक्सीन नहीं लिया है तो ऑब्वियसली नहीं करेगा, उस केस में ये ससेप्टेबल हो। Levels and have been exposed to a career or diseased individual, और कम्युनिकेबल डिजीज है तो ऑब्वियसली जब तक उसके करियर के संपर्क में नहीं आएंगे, जो डिजीज पर्सन है उसके संपर्क में नहीं आएंगे तब तक कोई ऐसे चांस नहीं दे। अब एक मैंने ये स्लाइड लगा दी है, इसमें पूरा डिप्थीरिया का सब कुछ दिया हो। ठीक है, कॉस्ट बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, सिम्टम्स फीवर, थ्रोट थ्रोट, हेडेक, वीकनेस, स्वॉलन नेक ग्लैंड। देखो यहाँ पे टॉन्सिल को अफेक्ट कर रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक सूजन सा दिखेगा स्वॉलन, जब डॉक्टर चेक करते हैं ना ये वाला इमेज दिख, डॉक्टर चेक करते हैं ना आपका मुंह खोलो जीभ दिखाओ गर्दन तक देखते हैं तो वो यहाँ के टॉन्सिल वगैरह को ही चेक करते हैं कि कैसे स्वेलन है, उसपे कोई डिपोजिशन है क्या, आपके टंग पे कोई डिपोजिशन है क्या, अंदर कुछ अल्सर वगैरह तो नहीं हो रहे, उन सब चीजों को चेक किया। तो स्वॉलन नेक ग्लैंड, नेजल डिस्चार्ज, नेजल डिस्चार्ज हम लोग को पता है ये हमारा एक तरीके से इम्यून सिस्टम ही है। ठीक है, नेजल डिस्चार्ज मतलब अब यहाँ पे जो इन्फेक्शन है वो अंदर न जाए इसलिए वो हमेशा नोज थोड़ा सा बहती रहे। क्लियर? तो दैट इज कहते हैं ना कि अगर जुकाम हुआ है तो दवाई खा के उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का हमारा इम्यून सिस्टम का रोल है। एकदम जुकाम की ऐसी कोई दवा नहीं लेनी चाहिए आप
इसके लिए होम रेमेडीज वगैरह को यूज कर लो, बेटर रहता है कि आप अदरक खा लिए, आप काढ़ा पी लिया, आपने भाप ले लिया, उसको प्रिफर किया कि ये सप्रेस कर दो। क्लियर? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये सब क्या होगा इसके सिम्टम्स। फिर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है, एयरवे ब्लॉकेज, हमें पता है फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स का पार्ट है, ठीक है, एक तरीके से एयरवे ब्लॉकेज होगा आपका, वो चीज वो रास्ता इन्फेक्टेड है, कुछ वहां पे अफेक्ट करेगा। हार्ट फेल्यूर, अगर टॉक्सिन आपके बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, मल्टीपल ऑर्गन हार्ट तक पहुंचा है, तो हार्ट को भी डैमेज कर सकता है ये। तो सीवियर केस में हार्ट फेल्यूर भी होता है। नर्व डैमेज भी ऐसे ही समझो कि आपका हार्ट अगर अफेक्टेड हो रहा है या रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड हो रहा है, इसको आप हमेशा रिलेट करो, ब्रेन तक हर चीज नहीं पहुंचता, हमें पता है वहां पे बैरियर, ब्लड को भी बैरियर के थ्रू जाना पड़ता है, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई ब्रेन को चाहिए उसमें डिसबैलेंस होगा, तो आपका हमेशा नर्व डैमेज होगा, न्यूरल सिस्टम वर्क करना प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। सीवियर केस में निमोनिया भी हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था निमोनिया तो मल्टीपल डिजीज का एंड है, कि अगर आपकी एल्वेलाई डैमेज हो रही है, आपके रेस्पिरेटरी सरफेस में डैमेज आ रहा है, वहाँ पे लिक्विड डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको आप निमोनिया बोलते हैं। न्यूमा मीन्स एयर, तो जो भी रिलेटेड टू लंग्स से इन्फेक्शन होगा वो। पैरालिसिस भी इसमें रिपोर्टेड हुआ था, मतलब ये सब बहुत पहले की बात है, ऐसे ऐसे सिम्टम्स इसमें रिपोर्टेड हुए एंड द एंड RIP, डेथ हो गई। ये सब सीवियर केस होगा तो इन सब चीजों में डेथ हो सकती है। नाउ रेट ऑफ फर्टिलिटी 5 to 20% है, डिपेंडिंग ऑन एज। क्या डिपेंडिंग है, पहले था ज्यादा, अब तो इसके डिजीज इतना नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि भाई वैक्सीन है, वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन ले लिया है, तो ऑब्वियसली आप सेफ। और क्या पॉइंट है, ठीक, थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग बैक ऑफ द थ्रोट, ये हो गया। ट्रांसमिशन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ध्यान में रखो ये भी एरोसोल ड्रॉपलेट के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, फ्रॉम कफिंग एंड स्नीजिंग जो है उससे कांटेक्ट होगा तो भी ट्रांसमिशन है। कोई इन्फेक्टेड है, उसका बेड बेड पे उसके चीजों को कुछ छुएगा, वहां से भी ट्रांसमिशन हो सकता है। प्रिवेंशन, जिसका वैक्सीन आ चुका है उसका सबसे बेस्ट प्रिवेंशन यही है कि उसकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए टाइम। क्लियर? तो प्रिवेंशन में आपको प्रायोरिटी देना है वैक्सीनेशन। तो एज आपको तो कुछ भी उसका जो भी इन्फेक्टेड होगा, पर्सन इन्फेक्टेड है, जब एरोसोल से कोई चीज कम्युनिकेट हो रही है तो उसकी चीजों से कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन हो सकता है। सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया यूजुअली बिगिन 2 to 7 days आफ्टर इन्फेक्शन। अब ये ध्यान में रखो, ये हो गया इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ डिप्थीरिया इंक्लूड, अब इसमें एक सिम्टम आपको फीवर का दिखेगा कि फीवर आपको बना रहे, अबव चिल्स, फैटिग, लुइस स्किन की होगी, फिर अगेन ऑक्सीजन की सप्लाई, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो गला बैठ के आवाज नहीं आती है, मोटी आवाज हो जाती है, वही हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। कफ, हेडेक, डिफिकल्टी स्वेलोइंग, आपका फेरिंक्स रीजन में ये अगेन वही है कि यहाँ पे इन्फेक्शन है तो आपको कुछ इनगल्फ करने में प्रॉब्लम होगा। पेनफुल स्वेलोइंग एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, फूल स्मेलिंग, उसके मुंह में इन्फेक्शन है तो उससे एक जो भी पेशेंट रहेगा उससे एक स्मेल, उसके मुंह से एक स्मेल आती रहेगी। ब्लड स्टेन, नेजल डिस्चार्ज एंड लिम्फेडेनोपैथी, मतलब लिम्फ सिस्टम भी आपका अफेक्टेड हो सकता है, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, लिम्फ सिस्टम आपका अफेक्टेड होगा। और नेजल डिस्चार्ज जो हो रहा है वो अगर वहाँ के एपिथेलियम में इसका ट्रांसमिशन हो चुका होगा तो वहाँ पे डैमेज होगा, उससे कुछ अमाउंट में ब्लड भी आपको दिख सकता है। क्लियर है? Within 2 to 3 days, diphtheria may destroy healthy tissues in the respiratory system. The dead tissue forms a thick gray coating that can build up in the throat or nose. Clear? This यही कोई pseudo membrane वाली है बात। This thick gray coating is called a pseudomembrane. It can cover tissue in the nose, tonsil, voice box and throat. देखो बेटा ये coverage area इसका ध्यान रखना, making it very hard to breathe and swallow. सार वही है, एक जगह से कुछ एक नोट्स बना लोगे, एक दो लाइन लिख लोगे, बार बार रिपीट करने की जरूरत। Human to human transmission of diphtheria typically occurs through the air when an infected individual coughs or sneezes. Breathing in particles
रिलीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल लीड्स टू द इन्फेक्शन। उसको किसी ने ब्रीथ इन कर लिया, उसको भी इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये ध्यान में रखो, क्वीन वैक्सीन इज अ वाइडली एडमिनिस्टर्ड पेंटावेलेंट वैक्सीन। पेंटावेलेंट वैक्सीन मतलब इस कॉम्बो है, ठीक है, कॉम्बो ऑफ वैक्सीन विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 वैक्सीन। अब ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, सबको नोट कर लेना। is one that protect babies from diphtheria among other common childhood disease। और यही कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन जो हम लोग बोलते हैं डीपीटी, डीपीटी बोलते रहते हैं, वही डिप्थीरिया वैक्सीन इज यूजुअली कंबाइंड एटलीस्ट विद टिटनस वैक्सीन। एटलीस्ट मतलब कभी भी आप डिप्थीरिया की वैक्सीन सिंगल नहीं मिलेगी, कम से कम कुछ नहीं तो टिटनस का उसके साथ वैक्सीनेटेड होगा, उसको बोलते हैं टीडी। जब टी टिटनस और डी डिप्थीरिया तो टीडी वैक्सीन लेते हैं। एंड ऑफन विद पर्ट्यूसिस, उसको बोलते हैं डीपीटी, ठीक है। पर्ट्यूसिस वुपिंग कफ होगा, उसको भी देखना है अभी। डीटीपी, डीटीएपी, टीडीएपी किसी भी तरीके से सीक्वेंस कर सकते हैं, लेकिन हमें तीनों का फुल फॉर्म पढ़ना। क्लियर? तो ये याद रखना, क्विन वैक्सीन इज अ वाइडली, ये वैक्सीन का ही नाम है, इज अ वाइडली एडमिनिस्ट्रेड पेंटावेलेंट वैक्सीन। वैक्सीन का कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये डिप्थीरिया कई मल्टीपल डिजीज के साथ दिया जाता है और कई मल्टीपल डिजीज को कवर, मतलब इसका वैक्सीन कई मल्टीपल डिजीज को कवर। अब ये बस मैंने ऐसे लगा दिया ताकि तो थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी को समझ सको कि ये किस तरीके से अंदर इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक, मैंने बोला डिप्थीरिया को रिलीज क्या कर रहा है, टॉक्सिन रिलीज कर, ठीक। वो टॉक्सिन मूव हो रहा है, अब हमारी सेल की मेम्ब्रेन से वो इंटरेक्ट करेगा। हमें पता है सेल के ऊपर क्या होता है, रिसेप्टर है मेम्ब्रेन पे, ग्लाइकोप्रोटीन के बने हुए रिसेप्टर है। तो इस टॉक्सिन के पास एक ऐसा पोर्शन होना चाहिए जो उससे बाइंड कर सकता है, तभी वो वहां पे अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा, इंट्रासेलुलर मैकेनिज्म में वो कुछ डैमेज कर रहा है, तभी हमारा टिश्यू डैमेज हो रहा है। क्लियर? तो इसने क्या किया, टॉक्सिन रिसेप्टर से बाइंड किया, तो ये किसका पोर्शन होता है, टॉक्सिन रिसेप्टर, ठीक है, जिसको बोलते हैं बी, जो बाइंड कर रहा है। एंड ए ऐसा पोर्शन होता है जो कि आपकी टॉक्सिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो इसका टॉक्सिक इफेक्ट है वो ए के पास है, एंड जो बाइंडिंग इफेक्ट है वो बी के पास। यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन तुम लोग नोट करोगे, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ, ठीक है, जब एम्स वगैरह में पूछा जाता था। तो जितनी भी ये कॉमन वैक्सीन है ना, इनके बारे में 5 से 10 साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने वैक्सीन डेवलप की है उनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बी, बी है जो बाइंडिंग डोमेन है, बी से बाइंडिंग, इससे भी तुम लोग समझ सकते हो, बाइंड्स टू होस्ट मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड टॉक्सिन इंटर्स बाय एंडोसाइटोसिस। अब हम लोग को मैकेनिज्म पता है, इनगल्फिंग होगी, तो क्या प्रोसेस है वो, एंडोसाइटोसिस की सेल के अंदर हुआ, एक वेसाइकल के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन ने एक इंटरनली वेसाइकल बनाया और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच हो गया, से पड़ा हुआ है ना बेटा ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपनी, ये मूव कर रही है, ये दोनों ज्वाइंट हो जाएगा तो ये इसके अंदर आ गया और एक पैकेट बन गया। अब ये अपने टारगेट, अब इसका टारगेट में देखो तुम EF2 इलांगेशन फैक्टर वगैरह इसमें इन्वॉल्व है जो कि आपके ट्रांसलेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो जो प्रोटीन नॉर्मली सिंथेसाइज हो रहे थे उसको ये अफेक्ट करे। आप मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर जानना चाहो तो वहां पे जाके इसने डिस्टर्ब किया और उससे सेल की मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी। मेम्ब्रेन बाउंड टॉक्सिन A plus B enters by endocytosis, कैटालिटिक सब यूनिट। अब कैटालिटिक सब यूनिट या एक्टिव किसी भी तरीके से याद कर लो, बी फॉर बाइंडिंग जिसने बाइंड कराया था, ए वो है जो टॉक्सिसिटी करेगा, वो हो गया तुम्हारा ए, ठीक है। इज क्लेम्ड बट हेल्ड टू द बी सब यूनिट बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। नहीं देखना है लेकिन एक बार पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सब डाइसल्फाइड बॉन्ड पता है। जब भी टर्सरी स्ट्रक्चर किसी का बना है तो वहां पे जो स्टेपलर वाली आपकी बाइंडिंग को होल्ड करके करके रखने वाली बॉन्ड है वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होती है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। क्लियर? एंडोसोम वेसिकल्स एसिडिफाइज द डाइसल्फाइड बॉन्ड आर रिड्यूस, और जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेगी ए रिलीज हो जाएगा। ए क्या किया, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन facilitates passage of the catalytic A peptide through the vesicle membrane। उसको एक पैसेज मिल रहा है कैटालिटिक पैसेज और वो अपने टारगेट साइट पे जाओ। द कैटालिटिक A डोमेन ADP राइबोसाइलेज इलोंगेशन फैक्टर, ठीक है, इलोंगेशन स्टेप था ना ट्रांसलेशन में, इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन याद है। इलोंगेशन फैक्टर जो इलोंगेट कर रहा है, जो प्रोसेस इनिशिएट होने के बाद कंटिन्यू चल रहा है,
तो उसी फैक्टर को इसने ब्रेक डाउन किया, उसकी मैकेनिज्म को इसने एंटर किया। दिस हॉल्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड किल्स द सेल। इस तरीके की मैकेनिज्म को ये रोल प्ले करके वहां के सेल को डैमेज करा और सेल डैमेज हुई। एट द रिजल्ट एक स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्म हो गई। ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरी की पूरी सेल डैमेज होके वहां लिक्विड में कन्वर्ट हो गई हो, या उसको हमारे देखो कोई चीज लिक्विड हो रहा है तो वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करके अंदर लिक्विड जा सकता है, वो हमारे इंटरस्टिशियल टिश्यू में जा सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ टॉक्सिन मूव करके कैपिलरीज के थ्रू, कुछ वहां पे एक मेम्ब्रेन में फॉर्म हो। तो स्यूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द डिप्थीरिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना। ये डोमेन वाला हो गया, बैक्टीरिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्वेश्चन हो गया, वैक्सीन का नाम हो गया, और ये पूरा आपका मोड ऑफ एक्शन। क्लियर है? ठीक है, ये सारी मैकेनिज्म पहले की पड़ी हुई है। देखो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्टेशन आया, एंडोसाइटोसिस आया, आपका ट्रांसलेशन वाले प्रोसेस का आया। तो ये आपको मैकेनिज्म पहले से पता है, तो जस्ट आप इसका मोड ऑफ एक्शन देख के आप रिलेट कर सकते। कोई डाउट? हम्म अरे एक और पढ़ा था, डिसेंट्री का है। चलो डिसेंट्री हम पढ़ा देंगे, डिसेंट्री की स्लाइड नहीं ऐड की। क्या क्या दिया था वहां पर? डिसेंट्री, डिप्थीरिया एंड प्लेग एनसीईआरटी में। ठीक है, प्लेग और डिप्थीरिया हो गया, डिसेंट्री हम कल ले लेंगे। मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। अगर हम वायरल डिजीज की बात करें तो सबसे कॉमन है फ्लू। ठीक है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, ये सब चीजें। कॉमन कोल्ड का बड़ा रूप होता है फ्लू, ठीक, छोटा रूप होता है कॉमन फ्लू। मेनी वायरसेस आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। राइनो वायरसेस। अब हमें एक चीज ध्यान में रखना, जो इम्यूनिटी आई है इंडिया वालों के अंदर, जो कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी है, और कोरोना ऐसा कोई नया वायरस नहीं है जो अभी आया है, पहले भी कोरोना वायरस था। तो राइनो वायरस जो है, अगर आप 100% डिजीज की बात कर रहे हो, कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें 100% में 70% राइनो वायरस से हो रहा था, और 30% में 25% के लिए अकेला कोरोना वायरस रिस्पॉन्सिबल था। स्ट्रेन दूसरा था, अभी भी है इंडिया में बहुत सारे स्ट्रेन है। इसलिए जो आपके आ, एक कहे ना कि एक लेवल की इम्यूनिटी है एशियन कंट्रीज में, वो इसी वजह से, क्योंकि सभी को यहाँ पे डस्ट है, यहाँ पे वेदर का चेंज ऐसा है, जैसे आप यूएसए वगैरह, ब्रिटिश यूरोपियन कंडीशन कंट्रीज की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर लोअर साइड रहता है हमेशा। ठीक है, तो वहाँ वेरिएशन नहीं। जब आप एक वेरिएशन वाले हैबिटेट में रहते हो तो आप ऑलरेडी जो चेंजेस है उसके अकॉर्डिंग आपके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ इम्यून सिस्टम डेवलपिंग टाइम में उनसे अलग हुए, और आप ऑलरेडी एक्सपोजर हो चुका है आपके। एक कोरोना वायरस है, अभी की सार्स कोव 2 वाला स्ट्रेन हो गया, एक उसके भाई बहन। वैसे हो गया ना कि जैसे हम एमपी वालों से लड़के आए, ठीक, तो अब एमपी वालों में से कोई और आया, तो बेसिक तो हमें पता है कि बेस कितना है, कितना लड़ना है। उसी तरीके से कोरोना की फैमिली से कोई वायरस आया है, तो एक बेसिक लेवल का इम्यून सिस्टम हम लोग के अंदर है। क्लियर? तो राइनो वायरस जो मेंशन है वो अबाउट 70 to 75% केस में अकेले राइनो वायरस से होने वाला कॉमन कोल्ड है, जो हम लोग को होता है और कुछ दिन में ठीक हो जाता है। थोड़े बहुत होम रेमेडीज किए ठीक हो गया। किसी को ज्यादा हो रहा है, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, तो सिट्रिजिन लिया, लिवोसिट्रिजिन लिया, तो वो 1-2 दिन में रिकवर कर जाए। या कहते हैं कि छोड़ देना चाहिए 3 to 7 डेज में अपने आप, लेकिन वो बढ़े ना, इसका ध्यान रखो। Clear? So many viruses also cause disease in human being. Rhinoviruses mention है, ध्यान में रखना। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments of that is common cold. एक ऐसा common है सबसे ज्यादा, मगर अगर आप एक डिजीज का नाम लेना हो कि सबसे ज्यादा कौन सी डिजीज होती है, तो दैट इज कॉमन कोल्ड। ठीक, ये इतनी कॉमन है कि इसको हम लोग डिजीज मानते ही नहीं। समझ रहे हो? सर्दी जुकाम हो गया मतलब हो गया बस, ये कोई डिजीज नहीं, इस तरीके से ले लो। बट इट इज क्योंकि ये भी हमारी एक हेल्दी फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब किया हुआ है, तो डिजीज के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इज अ डिजीज, और ये सबसे कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज में टॉप पे। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। अब यहाँ पे वायरस से शुरू हो चुका है बेटा, तो वायरस का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, वायरस क्या है। ठीक है, नॉन लिविंग लिविंग के बीच के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नॉन लिविंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा इनका, कैसा होगा? तेज बोलो। डीएनए और आरएनए, यही सुनना। डीएनए होगा या आरएनए होगा, या डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड, मोस्ट ऑफ द केस में एसएसआरएनए। ठीक, कभी भी डीएनए और आरएनए एक साथ नहीं होगा, इनको वो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए तो ये लिविंग नहीं है। ये जा रहे हैं होस्ट की बॉडी को हाईजैक कर रहा है और होस्ट की बॉडी के एंजाइम्स और चीजों को यूज करके फिर अपने को प्रोपोगेट कर रहा है। क्लियर? अगर एक केस जैसे जोनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में आई है, तो उनके कुछ एनवेलप में चेंज होगा, लेकिन जब वो ह्यूमन में आ चुकी है और ह्यूमन से ह्यूमन में जाती है, तो वहां पे एक हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन लेके ये एनवेलप बना लेते हैं कुछ वायरस में। ठीक है, तो इनके पास एक एनवेलप भी हो जाए, तो ह्यूमन एनवेलप ह्यूमन डिजीज ह्यूमन ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर, समझ रहे हो? तो जितना एक तरीके से इनके पास एक ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाएगा, जब तक एनिमल से ही ह्यूमन में आया तब तक वो कवरिंग नहीं था, लेकिन ह्यूमन ह्यूमन में आने के बाद कुछ वायरस अपने चारों तरफ हमारे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर्शन को सिंथेसाइज करके, क्योंकि मशीनरी इसने हमारी ले ली। अब इसको क्या समझ में आ रहा है, कैसे इसकी मैकेनिज्म चल रही है पता नहीं, लेकिन एक इसने एनवलप भी बना, तो वो एनवलप इसका पॉजिटिव जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होता है बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अब ये एक तरीके से ह्यूमन मेम्ब्रेन कोटेड वायरस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? तो वायरस का थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वायरस क्या है, प्रियॉन्स क्या है, विरियॉड्स क्या है, टाइम टू टाइम देखते रहो। दे इनफेक्ट, तो जो मेन पॉइंट था यहाँ पे कि या एदर डीएनए होगा और आरएनए होगा, कभी दोनों नहीं होता है इनके पास। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, और एक और चीज कि ये पूरे के पूरे क्या है, पैरासाइट कैसे, ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव? ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव? रिप्लाई करो फास्ट। कौशिक, खुशी, प्रथमेश, सरोज, प्रदेश, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट या फैकल्टेटिव पैरासाइट या कैन बी बोथ? ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा होस्ट चाहिए। ऑब्लिगेट हुआ, वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, कभी भी बिना होस्ट के सरवाइव नहीं कर सकते हैं, कि बाहर है तो नॉन लिविंग है, इसीलिए तो ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। वायरस के क्वेश्चन में ध्यान देना, जब एग्जाम्पल में या कहीं पे क्वेश्चन आए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड वायरस के लिए नहीं यूज होता है, दे आर नॉट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? ये क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त कोई ऐसा रहे कि आपको एलिमिनेट करना है, तो ध्यान देना कि कभी भी हम एक सिंगल सेल है ही नहीं हो, जब तक एक सिंगल सेल नहीं होगी तो हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोलेंगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट इज यूनिसेलुलर। ठीक है, लिविंग सेल का, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी अ यूनिसेल। ठीक है, तो वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये भी ध्यान रखना। एंड दे आर एक्सक्लूसिवली ऑब्लिगेट पैरासाइट, कोई भी पैथोजन वायरस ऐसा नहीं है जो बिना होस्ट के ग्रो कर सके। होस्ट डिफरेंट हो सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी इनके अंदर हो, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बिना होस्ट के ग्रो करे, क्योंकि ये लिविंग रहते ही नहीं है, बिना होस्ट के ये लिविंग नहीं है। और लिविंग के अंदर आने के बाद ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई they are included in living characteristics. Clear? The common cold is characterized by the nasal congestion and discharge. मैंने अभी बताया ये एक तरीके का हमारा इम्यून सिस्टम का पार्ट है, कि हमारे कोई नोज जो म्यूकस जैसा सिक्रेशन हो रहा है, वो सब इसीलिए है ताकि उस प्रोसेस से जितना भी हो सके सारे बैक्टीरिया वायरसेस वहीं पे ट्रैप हो जाए, आगे की तरफ आपके लोअर ट्रैक तक नहीं ट्रांसमिट, कोशिश यही होती है। और जो भी डिजीज लोअर ट्रैक की है वो ट्रांसमिट होने के बाद ही होती है, बिकॉज ऑफ वही इम्यून सिस्टम दो सेनाओं के बीच में लड़ने पे, कभी इम्यून सिस्टम भारी पड़ रहा है, कभी बैक्टीरिया किसी डिजीज में भारी पड़ रहे हैं, और इतने मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, अगर सब हमारे को डिजीज करते तो हम लोग हमेशा डिजीज में ही रहते। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम में हमारा इम्यून सिस्टम ही भारी, लेकिन देयर आर सर्टेन
बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज, जहाँ पे हमारा इम्यून सिस्टम स्लो पड़ जाता है और उसके बाद हमें वो डिजीज होती है। अगेन डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। ये भी एक तरीके का क्या हो गया, फिर एक्यूट हो गया। और किसी को बहुत टेंडेंसी है, वो बहुत जैसे स्नोफिलिया के केसेस में होता है, बहुत बार बार उनको सर्दी जुकाम हो रहा है, तो दैट मे कॉज सर्टेन क्रोनिक, लेकिन वो डिजीज बदल जाए। तो जब भी आपको कॉमन कोल्ड होगा तो एक्यूटी होगा, और वो नॉर्मल कॉमन कोल्ड 3 to 7 डेज के अंदर आप वहां से रिकवर कर जाए। इससे ज्यादा, जैसे कहते हैं अगर खांसी में बढ़ गया है, खांसी इज डिफरेंट थिंग, छींकना इज डिफरेंट। ठीक है, खांसी तक जा रहा है तो आपको फिर दूसरे सजेशन लेना चाहिए, कंसर्न करना चाहिए फिजिशियन। Droplet resulting from cough or sneezes of an infected person are either inhaled directly or transmitted through the contaminated objects such as pen, book, cup, door, tops, कंप्यूटर, कीबोर्ड और माउस। ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए हमें पता है, जो उसने टच किया होगा, जहाँ पे उसके छींकने के टाइम हाथ लगाया होगा और दोबारा जिस चीज को टच किया होगा वहां पे वो इन्फेक्शन रहेगा। एंड उससे कोई कांटेक्ट में अगर हेल्दी पर्सन आएगा तो उसमें वो ट्रांसमिट हो जाएगा। अब हर बार ट्रांसमिट होने का मतलब ये नहीं होता है कि कोई जाए। ठीक है, कभी कभी होता है कि घर में एक को सर्दी हुई सबको हो जाए, कभी कभी होता है कि एक को ही हुई थी और वो ठीक हो गई। तो दैट इज डिपेंड ऑन कि किस तरीके से आप, जब एक को ही ठीक हो गया तो उस, तो भी आपको उसके उसके कंटामिनेशन के कांटेक्ट में आप आए थे, लेकिन वो इतना वो इनोकुलम साइज या वो इतना आपसे इंटरेक्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में नहीं था बैक्टीरिया या वायरस जो आपको भी डिजीज कॉज। कभी कभी ऐसा है कि घर में चेन रिएक्शन चल रहा है, अभी उसको सर्दी हुई थी वो ठीक नहीं हुआ, दूसरे को हो गई, दूसरे दिन तीसरे को हो गई, तो सभी को सर्दी हो रही। तो दैट इज रिलेटेड कि आप उतना ज्यादा कंटामिनेशन आपके अंदर चला गया, आपको वहां पे ग्रो कर रहा है कि आपको डिजीज हो। ठीक है, तो सिम्टम हो गए राइनो वायरस को ध्यान में रखना। अब एरोसोल वाला फिनोमेना हम लोग बात कर ही चुके हैं, अगर एक पर्सन बी है, पास में है, तो उसके चांस ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है। कोई 6 गज की दूरी बना के रखा है, 2 हाथ की दूरी से खड़ा है, तो वहां पे चांसेस कम है, क्योंकि ये एरोसोल थोड़ी देर तक एयर में रहेंगे, उसके बाद ये सस्पेंड हो जाएंगे। क्लियर? ठीक, ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो दिस इज प्रिवेंटिव मेजर। ठीक, ये सब इनके सिम्टम है। अननेसेसरी लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन जब होता है तब समझ में आता है कि एक सर्दी जुकाम से पूरा हालत खराब हो जाती है, आपकी वर्किंग पे अफेक्ट पड़ता है, फिर आप डेली रूटीन में क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, लिख। सबसे तो एक जो हेडेक और बॉडी है फिवरिश सा, फीवर आएगा भी नहीं लेकिन लगता है कि फिवरिश फिवरिश हो रहा है। और एक चीज बताऊं तुम्हें, ऐसे भी मैम की बताऊं, अगर सर्दी जुकाम है और आप सो रहे हो, ठीक है, लेट रहे हो कि हमको अच्छा ही नहीं लग रहा, हम लेटे हैं, तो आप उसको रीड करना, ऑब्जर्व करना, वो आपकी बढ़ेगी। सर्दी जुकाम में आप एक्टिव रहोगे तो आप जल्दी रिकवर हो जाओ। अगर आपने आराम करने लगे कि अरे मेरे को सर्दी जुकाम में कोई काम नहीं करना, तो आप देखना पक्का आपके सर्दी जुकाम बढ़े। ठीक है, तो सर्दी जुकाम में लेटना, आराम करना, सोना, अननेसेसरी पड़े रहना, ये नहीं करना चाहिए। नाउ फ्लू, फ्लू इसका बड़ा भाई होगा। ठीक है, फ्लू एंड द कॉमन कोल्ड आर बोथ रेस्पिरेटरी इलनेस बट दे आर कॉज्ड बाय डिफरेंट viruses. In general, flu is worse than common cold and symptoms are more common and intense. अब एक आपको अगर मैं फाइंड द इनकरेक्ट वन ऐसा आ जाएगा, तो फ्लू और कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स को मैच वगैरह करने के लिए क्वेश्चन बन सकता है। कोल्ड्स आर यूजुअली माइल्डर देन फ्लू। People with colds are more likely to have a runny or stuffy nose. अब इस केस में आप जब कोरोना की बात कर रहे हो तो कोरोना इज व्हाट, कोल्ड या फ्लू? कोरोना फ्लू है। ठीक है, स्वाइन फ्लू फ्लू है। सार्स के केस में जो हुआ था वो भी फ्लू है। ठीक है, अभी जैसे बर्ड फ्लू फैल रहा है वो भी फ्लू है। तो कॉमन कोल्ड हमेशा आपके अपर ट्रैक तक लिमिटेड रहेगा, आपको छींक आ सकती है, आपको अनइजी फील हो सकता है, आपको ब्रीदिंग थोड़ा बहुत हो, जब ब्रीदिंग आपकी ज्यादा डैमेज हो रही है, ब्रीदिंग में आपको ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, एकदम सीवियर से सिम्टम्स दिख रहे हैं, ठीक है, जो कॉमन कोल्ड जैसे नहीं है, या कॉमन कोल्ड खत्म होने के बाद भी दिख रहा है, तो आपको इंटरनली आपका लोअर ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, जो कि कॉमन कोल्ड के सिम्टम नहीं। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं, जब हम इन्फ्लुएंजा की बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंजा एक कॉमन फैमिली है इस तरीके से, सब इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जैसे अभी एक बैक्टीरिया का नाम आया था हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो वो बैक्टीरिया, उसका ध्यान में रखना चाहिए, वो वायरस नहीं। इन्फ्लुएंजा और कोल्ड
सिम्टम ऑनसेट अब्रप्ट ग्रेजुअल, ठीक है, जो सारे सिम्टम्स की बात देख रहे हो उसमें ग्रेजुअली वैसे कॉमन से सिम्टम्स देखेंगे और थोड़े से बड़े बड़े सिम्टम्स देखेंगे तो वो इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड हो। फीवर, इन्फ्लुएंजा के केस में आपको फीवर के चांसेस ज्यादा है, कोल्ड के केस में आपको अंदर से फीवरिश, थकान, टायर्डनेस ऐसा लग सकता है, बट टेम्परेचर आपको बहुत कम रहे। ठीक है, सर्दी के केस में आप देखोगे सर्दी में फीवर बहुत कम आती है, सर्दी सर्दी बनी रहती है 3-6 दिन, 3 से 7 दिन। एक दर्द वाली बात हो गई, यूजुअल एंड स्लाइड, कोल्ड में स्लाइड पेन होगा, और आपका इन्फ्लुएंजा है, कोई भी फ्लू है तो उसमें आपको यूजुअली एक पेन बना रहेगा बॉडी में। चिल फेयरली कॉमन, अनकॉमन है कोल्ड में, चिलिंग इफेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि चिलिंग इफेक्ट को एक कॉमन सी चीज बेटा रिलेट रखो, अंदर जितनी फाइट चलेगी बाहर उतना आपको कपकपी लगेगा या फीवर है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम और पैथोजन के बीच में जब भी फाइट होगी तो आपके उस, जब भी मतलब हो ही रही है, डेली हो रही है, हमेशा होती रही, ठीक है, तो कोई अगर आपको चिलिंग इफेक्ट दिख रहा है इट मीन्स कि दैट इज सीवियर। अगर आपको कंपेयर करना, देखो ये फेयरली कॉमन हो गया ना, मतलब बहुत तेजी से यहाँ पे फाइट चल रही है, और यहाँ पे नॉर्मल फाइट चल रही है, उठ रहे हैं, गोलाबारी कर रहे हैं, फिर जाके सो जा रहे हैं शायद, इस तरीके से समझो। तो कॉमन कोल्ड में आपको इस तरीके का इफेक्ट नहीं दिखेगा कि आपको चिलिंग हो रहा है। आपको डिपेंड है भाई, कहीं पे ठंडी पड़ रही है तो ऑब्वियसली पड़ेगी, एनवायरमेंटल फैक्टर देखो, लेकिन दोनों में कंपेयर करना है तो कॉमन कोल्ड में ऐसा चिलिंग कभी नहीं दिखता। फैटिक एंड वीकनेस यूजुअली एंड समटाइम्स, मतलब दो, अगेन फ्लू में ज्यादा दिखेगा, कोल्ड में कम दिखेगा। स्नीजिंग, स्नीजिंग का अपोजिट है, क्योंकि ये लोअर ट्रैक में जा रहा है, ठीक है, तो लोअर ट्रैक स्नीजिंग से भी रोल प्ले करता है, लोअर ट्रैक अपर ट्रैक का स्नीजिंग सिम्टम्स है, और ये कॉमन हो जाएगा आपका कोल्ड में। स्टफी नोज, अगेन ये भी कॉमन है कोल्ड। सोर थ्रोट, ये भी कॉमन है कोल्ड में। ठीक है, जब आपको कफ ज्यादा आ रहा है, कफ बहुत ज्यादा आ रहा है, खांसी आ रही है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तब जाके लोअर ट्रैक इन्फेक्शन की बात। चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये किसमें कॉमन होगा, फ्लू में कॉमन होगा, ठीक है, कफ आ रहा है फ्लू में कॉमन होगा। एंड माइल्ड टू मॉडरेट, आपकी सर्दी बहुत दिन से है तब हो सकता है कि आपको माइल्ड इफेक्ट दिखे, कि आपको चेस्ट में डिस्कम्फर्ट, एक होता है ना कि मुझे भी एक बार हुआ था कि बहुत लंबे टाइम तक ऐसा लगता था कि सर्दी जुकाम बार बार हो जाए, तो पूरा एंटीवायरल ट्रीटमेंट लेके उसको ठीक करना, और वो ट्रीटमेंट फिर पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अगेन भाई वो भी बढ़ेगा तो आपका निमोनिया कॉज हो सकता है। तो हेडेक कॉमन रेयर, इस तरीके से हेडेक तो इसमें भी रहता है, मतलब इसमें शायद ज्यादा होता है, ज्यादा वाली बात। और हेडेक स्यूडो हेडेक भी होता है, पता है तुम लोग, पेन रिसेप्टर जब ओपन हो जाते हैं तो बिना बात के लोगों को फील होता है कि